जीएस के जिस पार्ट को आपको पढ़ना है वह आपका यूरोप होगा, लेकिन यूरोप के साथ साथ हम आपको एशिया भी रिवाइज करते रहेंगे। एशिया हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो हमें चाहेंगे कि एशिया से बहुत सारे क्वेश्चंस को करते रहें ताकि वो पिछला कॉन्सेप्ट आपका तैयार है। हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि एशिया का क्वेश्चंस हम कुछ करते रहें और यूरोप के नए कॉन्सेप्ट को हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। चलिए डियर, एक शहर है डियर, एक शहर है, आपको बताना है इस शहर कहाँ है। ये आपका मिनीमाता शहर, मिनीमाता सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री डियर? मिनीमाता शहर आप लोग बताएं डियर। आपका सोनम आप बताइए, मिनीमाता शहर बता रही हैं बच्ची की जापान में है, आपका क्या ओपिनियंस है? मित्रों बच्ची सही बताई है, मिनीमाता इज ए सिटी इन जापान। जापान की एक शहर है मिनीमाता, और इसी के नाम से एक रोग होता है मिनीमाता रोग। तो मिनीमाता रोग बॉडी में पारा की अधिकता हो जाती है बॉडी में, तो मिनीमाता रोग होता है। लेकिन ये रोग आपका पहली बार दुनिया में ये आपका मिनीमाता शहर में सामने आया। तो सामने आया, जांच हुआ, लोगों का पता चला, तो ये रोग का नाम दिया गया मिनीमाता रोग। तो डियर उसी तरह से ये आपका कोरोना रोग आपका चाइना के वुहान शहर से आया, लेकिन चाइना अपने दबाव में इसको अपने कंट्री के नाम से आपका इस रोग का नामनेशन करने नहीं दिया, क्योंकि WHO में वो अच्छा भागीदारी करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चाइना आपका अच्छा धन देता है, तो अपने दबाव में इस रोग को, कोरोना रोग को, अपने कंट्री या वुहान शहर के नाम से नॉमिनेटेड नहीं होने दिया। जबकि जापान की एक शहर है मिनीमाता, और वहां पर पारा की अधिकता होने के कारण एक रोग सामने आता है, उस रोग का नाम उस शहर के नाम पर दे दिया जाता है। तो मिनीमाता रोग डियर आपका पारे की अधिकता, अगर बॉडी में पारे की अधिकता होती है तो मिनीमाता रोग होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी अधिकता से आपका बॉडी में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो आप जानिएगा मिनीमाता को। और डियर ये आपका होकैडी जो आइलैंड है, होकैडी और हिंसू, ये होकैडी और होन्शु आइलैंड के बीच में जो ये जल संधि है, इसको सुगारो की जल संधि कहते हैं। कौन सी जल संधि है डियर? सुगारो की जल संधि। और दुनिया में दो ही जल संधि में बुलेट ट्रेन चलती हैं, एक सुगारो में चलती हैं, दूसरा ड्रोवर में है। और सुगारो जल संधि जापान में, यहाँ भी समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन चला करके इस आइलैंड से इस आइलैंड को जोड़ने का काम किया गया। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु आइलैंड, होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। और जापान के जो 4 प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, होकैडी और शिकाकू। होन्शु, क्यूशु, होकैडी और शिकाकू, ये आप याद रखिएगा डियर, बहुत बार पूछा हुआ है, आप इसको कभी भी पूछ सकता है डियर, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद डियर हम आगे आपको बात करेंगे। हम जो अगला तथ्य है डियर, एक देखिए और आपका है कि अगर आपको प्रश्न कभी भी आता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, आप बताइए संदीप्ता। एशिया, हाँ डियर, कौन सा बता रहे हैं? कजाकिस्तान। बहुत अच्छा डियर आपका। ये देखिए बच्ची बताई है कजाकिस्तान। और क्या आप मंगोलिया के बारे में क्या कहेंगे? मंगोलिया एक स्थलबद्ध देश है। तो डियर यह है आपका,
मंगोलिया एक स्थलबद्ध देश है। क्या आप बता सकते हैं मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान की सीमा से लगती है या नहीं? तो डियर आप बताएंगे मित्रों, ये आपका लगती है, लगती है, लगती है डियर, नहीं लगती, ये लगती ही नहीं है आपका। मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। मंगोलिया की सीमा सिर्फ दो ही देशों से लगती है, एक आपका चीन से लगती है और एक आपका एशिया से लगती है। क्या? और हाँ, रूस से लगती है। अब मंगोलिया को आप जो है, मंगोलिया को क्या बफर कंट्री कह सकते हैं? तो डियर बफर कंट्री क्या होता है? दो बड़े देशों के बीच में स्थित एक छोटा सा देश, उसको बफर देश कहते हैं। अब डियर एक बात बताइए आप लोग कि डियर वो बच्ची बता रहे हैं कजाकिस्तान एक आपका स्थलबद्ध देश है, और जबकि ये देख रहे हैं तो इधर मैप में आप देखिएगा कैस्पियन सागर इसके किनारे पर स्थित है। तो यह आपका कैस्पियन सागर अगर किनारे पर स्थित है तो यह कजाकिस्तान किस प्रकार से स्थलबद्ध देश हो सकता है? तो मित्र आप बताइएगा कैस्पियन सागर, बस इसका नाम कैस्पियन सागर है, मगर यह है आपका दुनिया की सबसे बड़ी झील। तो इसलिए आपका कैस्पियन सागर बस उसका नाम है सागर, मगर वह समुंदर का हिस्सा नहीं है, वह क्या है? एक झील है। इसलिए आपका एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो है वह कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान पहले आपका 1991 से पहले वह एसएसआर यानी आपका उसी का हिस्सा था डियर आपका। और आप जानिएगा 1991 में जब वह टूटा तो ये आपका सब अलग हुए। ये अगर आपको कभी भी प्रश्न आए कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, अगर पर्वत का नाम पूछेगा तो बताइएगा, नदी का नाम पूछेगा तो बताइएगा, झील का नाम पूछेगा तो बताइएगा, समुंदर कौन सा अलग करता है तो बताइएगा, देश कौन सा अलग करता है तो बताइएगा। और क्या हो सकता है मित्रों? और पर्वत हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, समुंदर हो गया और देश हो गया। इसके अलावा भी कुछ है क्या डियर का? इसके अलावा हाँ, जल संधि अगर पूछ दे कौन सी जल संधि अलग करती है तो जल संधि भी आप बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। आप सुनिए, पर्वत में सिर्फ दो मिलेगा, एक आपका यूराल पर्वत, एक काकेशस पर्वत। काकेशस, देखिए काकेशस कंट्री के रूप में 3 देश जाने जाते हैं। यहीं पर देखिएगा कैस्पियन सागर के बगल में, आपके पास मैप होगा तो आप देखिएगा काकेशस, उसमें आपका आर्मेनिया, अजरबैजान और आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों को काकेशस देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पर्वत है ना वह इन तीनों देशों में फैला हुआ है, इसलिए इन तीनों देशों को काकेशस एक ग्रुप के नाम से जानते हैं। उसमें 3 देश है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो अगर पर्वत की बात आएगी तो आप 2 पर्वत बताइएगा, एक तो यूराल और एक आपका काकेशस। ये जो है गाइडियर, इसको याद करिएगा, छोटा सा बड़ा सा देख लीजिएगा, अब मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है काकेशस। चलिए, ये 2 पर्वत हो गए आपका जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अगर नदी की बात आएगी तो नदी में यूराल नदी है, ये जो यूराल पर्वत है ना तो यहाँ से एगो नदी निकलती, एगो नदी यहाँ से निकलती, इस नदी का नाम है यूराल नदी। तो अगर नदी के रूप में पूछता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है तो आप यूराल नदी बताइएगा। कौन सी नदी? यूराल नदी। अब झील की बात आएगी तो झील में एक बताएंगे, कौन? कैस्पियन सागर। ये मित्रों है कैस्पियन सागर। आपका याद रखिएगा, मैप सबके पास होना चाहिए,
एटलस की बुक मित्रों हर कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी छात्र एटलस आप रख लें अपने पास। आपको ऑक्सफोर्ड का खरीदना है, ऑक्सफोर्ड खरीद लें। जो गरीब छात्र हैं वो आपका खान सर का खरीद लें, वो थोड़ा सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है डियर। आज जो उससे भी गरीब हैं एकदम ललका कार्ड वाले, तो वो यहाँ से ले लें अभी आपका डियर। और समुंदर की बात करेंगे मित्रों, समुंदर की बात करेंगे तो समुद्र में दो समुद्र आएगा, काला सागर और मरमरा सागर। ये समुद्र का हिस्सा है डियर। आप देखिएगा टर्की देश के ऊपर काला सागर है और टर्की देश के नीचे आपका मरमरा सागर है। तो काला सागर यानी ब्लैक सी, काला सागर डियर, काला सागर, और आपका डियर मरमरा सागर, मरमरा सागर, ये दोनों जो है ना डियर आपका देखेंगे तो समुद्र से अटैच। आप देखिए इसमें जो है ना काला सागर और मरमरा सागर, ये आपका भूमध्य सागर वाला पानी जाकर उससे अटैच हो जाता है। अब भूमध्य सागर डियर यहाँ पर जिब्राल्टर के पास, जिब्राल्टर के पास समुद्र से जुड़ा हुआ है। और डियर पहले जब स्वेज नहर की खुदाई नहीं हुई थी, स्वेज नहर जब नहीं बना था, तो भूमध्य सागर में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। कौन सा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर डियर आपका, जिब्राल्टर एक स्थान है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, कुंजी, क्योंकि यहीं से लोग क्या होता था, प्रवेश करते थे। और ये जिब्राल्टर जो है जिन दो देशों के बीच में है, मोरक्को और स्पेन के बीच में, मोरक्को और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर जो आपका भूमध्य सागर की कुंजी। लेकिन जिब्राल्टर पर किस देश का अधिकार है? तो लीगली आपका होना चाहिए स्पेन का। स्पेन मित्रों जाना जाता है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सांडों का युद्ध या सांडों से लड़ना, कार्डियर। सांडों से लड़ने वाला जो खेल होता है वह यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल होता है। वैसे हमारे भारत देश में, दक्षिण भारत में जो है एक गेम होता है जलीकट्टू का खेल, जो आप लोगों को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया था। जलीकट्टू साउथ इंडिया में खेला जाता है। और डियर वो आपका जो जलीकट्टू का जो खेल होता है उसमें यही एक प्रस्ताव होता है कि बैल को पहले ही आपका 4-6 महीने से खूब खिलाया पिलाया जाता है और उसको आपका मरकाहा बनाया जाता है। मरकाहा समझते हैं? और डियर आपका बैल जब आपका डियर अनियंत्रित का मतलब अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी जब शो करने लगे बैल, तो समझिए वो मरकाहा हो गया। कड़ेर गांव में बोलते हैं मरकाहा। और डियर वो पहले आपका तमिलनाडु में खेल हुआ करता था भारत में। तो तमिलनाडु में वो खेल तब शुरू हुआ था जब उस जमाने में पढ़ाई का कोई विशेष महत्व तो नहीं रहा करता था। पहले आप लोग देखे होंगे आपके बाबा के पिताजी, वहाँ उस जमाने में लोग कोई पढ़ते नहीं थे, बस लड़का आपका सयान हो गया तो वह कुश्ती लड़ता था, बस उसको देखा जाता था। खास तौर पर यादव बिरादरी में पहलवान लड़का है कि नहीं है, तो पहलवान हर बिरादर में हुआ करते थे, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर, लेकिन पहलवान देखा जाता था। लेकिन अब बाद में जमाना धीरे धीरे बदला, तो भौतिक युग में आपका दिमाग का खेल हुआ और सारा काम ब्रेन से होने लगा, दिमाग से ज्यादातर। तो डियर इसलिए लोग धीरे धीरे पढ़ाई की ओर कन्वर्ट हुए। लेकिन पहले क्या था? शरीर का महत्व था। तो शरीर का महत्व था तो आपका लोग जो है वहाँ जलीकट्टू का जो खेल होता था, तो वहाँ के जो राजा ओजा रहा करते थे, वह जैसे स्वयंवर की बात होती थी, माने किसी को शादी करना है तो वह प्रपोजल लगते थे कि ये जो बैल है वह छूटेगा और जो बहादुर योद्धा आपका इस बैल को इतनी दूरी पर कंट्रोल कर लेगा, 10 या 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पर कंट्रोल या 50 मीटर की दूरी पर उस बैल को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उसमें शर्त दी जाती थी, अब बैल का पूंछ नहीं पकड़ना है डियर, और बैल के गले में कोई आपका वो नहीं लगा रहेगा, क्या नाम है, फंदा या कोई चीज,
ये नहीं कि फंदा लगा रहे वही पकड़ लीजिए कंट्रोलर हो जाएगा, तो कोई फंदा वंदा नहीं लगा रहेगा, बस ऐसे बैल आएगा पकड़ना है, और जो कंट्रोल कर लिया तो वो आपका डेर उससे अपनी लड़की की शादी, वो लोग आपका राजा वहाँ के जो हुआ करते थे पहले करते थे आपका। तो अब जो है वो धीरे धीरे फिर आपका अब प्रथाएं चेंज हुई, उस तरह का तो नहीं है, लेकिन आज भी आपका जलीकट्टू का खेल वहां पर चलता है। और बीच में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रतिबंध लगा दिया था, बाद में खोल दिया आपका। अब जो है काफी दिनों से वह चल रहा है, बीच में गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया था, लेकिन अब चल रहा है, तो लोग वहां जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसके बहुत सारे वीडियोस। देखिए, जिब्राल्टर इज अ गुड लोकेशन फॉर स्पेन, बट उस पर टोटली कंट्रोल ऑफ विच कंट्री आपका सिपरा ब्रिटेन का कंट्रोल है। किसका है डियर? ब्रिटेन का। इसीलिए ब्रिटेन के साथ स्पेन का मधुर संबंध नहीं है। स्पेन का जो संबंध है वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेन का जो लोकेशन है जिब्राल्टर, क्योंकि आपको पता है मेरिडियन सी में बहुत सारे जहाज आते हैं, और जिब्राल्टर के पास जो भी देश का होगा वहां पर टैक्स लगता है, वो अपना असूलता है, पैसा लेता है, तब आपका भूमध्य सागर में जाने देता है। और यूरोप का बहुत बड़ा बाजार होता है डियर, यहाँ बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर। समझिए, यूरोप पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है तो वह कौन है? यूरोप है। यूरोप में आपका ये जो है लोकेशन बहुत बढ़िया है। इसीलिए आपने देखा कि ये जो स्वेज नहर बनाया गया, तो स्वेज नहर से मिस्र की अर्थव्यवस्था में बहुत लाभ मिला, और मिस्र या इजिप्ट आज बहुत आगे है, सिर्फ स्वेज नहर के टैक्सेस को वसूल करके आपका उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा अहम रोल अदा करता है। वैसे ही पनामा नहर में पनामा देश बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तो ये सब चीजें हैं डियर जिसको आपका यू शुड नो। और डियर ये जो है ना आपका काकेसस जो पर्वत है वह जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में फैला हुआ है। तो ये पर्वत भी दो पर्वत हो गया। और झील की बात, नदी तो आपका यूराल बताए हैं, और जो समुंदर है उसमें काला सागर और मरमरा सागर है। तो आप यहीं पर है, टर्की के ऊपर काला सागर है, और टर्की के इधर और ग्रीस के बगल में यहाँ पर आपको मरमरा सागर है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो पतली सी समुद्र का पतला सा मार्ग, आपको मैप में देखने से लग रहा है कि टच है, मगर वास्तव में वह टच नहीं है, बीच में एक पतला सा समुद्र का रास्ता है। इसीलिए ये जो जल संधि है उसको वास्पोरस की जल संधि कहते हैं। कौन सी जल संधि? वास्पोरस की जल संधि, वास्पोरस की जल संधि। आप इसको आप याद रखिएगा, वास्पोरस की जल संधि। और डियर आपको पता है कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाला अगर कोई देश देखा जाए तो आप बताएंगे किसको? टर्की को। क्योंकि टर्की का जो 3% हिस्सा है, टर्की का जो 3% हिस्सा थरेस, वो आपका पड़ता है एशिया में, और टर्की का जो 97% हिस्सा है वह पड़ता है एशिया में। अब आप कहेंगे सर ये रसिया भी तो आपका आ जाएगा दोनों में बांटने वाला, तो मित्रों नहीं आएगा। चूंकि रीजन ये है कि रूस की जो राजधानी मॉस्को है वह मॉस्को पूरी तरह से किसमें है? यूरोप में है। इसलिए रूस को राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का देश मानते हैं। और हालांकि रूस का ज्यादा हिस्सा साइबेरिया वाला टोटली वह एशिया में आता है, लेकिन किसी भी देश की राजधानी आपका वह जिस महाद्वीप में होगी वह उस महाद्वीप का देश राजनीतिक रूप से गिना जाता है। तो ये कंटेंट आपको बार बार पूछता है, आप सही जवाब दीजिएगा। उम्मीद करेंगे आपका जवाब क्या होगा? सही होगा। एक प्रश्न और आपका हमें बताइएगा, कोबाने शहर आपका किस देश में? कोबाने शहर मित्रों, जब आपका ISIS का युद्ध चल रहा था तो कोबाने शहर को पूरा तहस नहस कर दिए थे सब।
इसलिए कोबाने शहर बड़ा फेमस था उस समय जब ISIS की लड़ाई चल रही थी। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो कोबाने शहर वह आपका किस देश में है। तो जवाब दीजिएगा सीरिया में। कहाँ है? सीरिया में। एक और बताइएगा, चागोस, आर्किपियागो और दियागो गार्सिया, ये तीनों हिंद महासागर में आने वाले द्वीप हैं। चागोस, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया। ये आपका चागोस, आर्किपियागो और आपका दियागो गार्सिया। ये दियागो गार्सिया मित्रों बहुत बार पूछा है। ये चागोस, आर्किपियागो, एक बार तो ये आपका UPSC में पूछा था आर्किपियागो क्या है, तो लिखा था पहला ऑप्शन एक पक्षी है, फिर लिखा था एक जहाज है, फिर ऐसे ही करके आपका एक ही है। तो एक लड़का आपका मार के आया था पक्षी पर, कहा कि आर्किपियागो एक पक्षी है। वो आपका डिस्कवरी में हम देखते हैं। मैंने कहा वो आर्किपियागो ये पक्षी नहीं, एक हिंद महासागर में आने वाला द्वीप है। मित्रों एक बात और जानिएगा, दियागो गार्सिया जो है ना ब्रिटिश द्वीप है। क्या है डियर सिप्रा? ब्रिटिश द्वीप है। और इसको और याद रखिएगा कि ये जो है इस पर आपका 2 देशों की नौसेना रहती है, एक ब्रिटेन की रहती है और आपका एक अमेरिका की। तो डियर अमेरिका की और ब्रिटेन की सेना का अड्डा है कहाँ पर? दियागो गार्सिया, हिंद महासागर में दियागो गार्सिया। ये जब देश आजाद हुआ ना, वास्तव में है सब भारत का ही, लेकिन उस समय इसके महत्व को लोग नहीं जान पाए और नेहरू जी भी इसकी आवश्यकता और महत्व को नहीं जान पाए। जबकि आज ये रहता तो हम लोग चाइना को यहीं घेर लेते, आजा यहीं घेर लेते। लेकिन उस समय आपका इस द्वीप का कोई महत्व आपका उतना लोग समझे ही नहीं। सोचिए आइलैंड का क्या मतलब, क्या रोल। तब उस जमाने में डियर डेवलपमेंट उतना था नहीं, पानी के जहाज पनडुब्बियां थी नहीं, तब लोग आपका अपनी मुख्य भूमि को ही महत्व मानते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ी, वहां पर तमाम आपका वह एंटीना लगा देंगे और नेटवर्क लगा देंगे, सारा कुछ देख लेंगे कहाँ पर क्या गतिविधि हो रही। तो हिंद महासागर में ये जो 3 द्वीप है, चागोस, आर्किपियागो और आपका दियागो गार्सिया। दियागो गार्सिया मित्रों मैंने आपका कम से कम 10 से 15 एग्जामों में देखा है। दियागो गार्सिया आइलैंड मित्रों पहली बात ये पूछता है कि किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में दे दीजिएगा। और ये द्वीप है किसका? वास्तव में तो ब्रिटेन का है। लेकिन मित्रों इस पर जो है जिन 2 देशों की सेना उस पर रहती है, तो वह ब्रिटेन की तो रहती है, साथ साथ आपका अमेरिका यानी USA की भी सेना रहती है। और आगे बढ़िएगा, अगर आपको कभी कोई पूछे पापुआ न्यू गिनी, एक देश है यहाँ पर देखिएगा पापुआ न्यू गिनी, तो मित्रों ये देश वास्तव में एशिया में है ही नहीं, इसको एशिया में काउंट नहीं किया जाता है, ये एशिया में है ही नहीं। पापुआ न्यू गिनी इज नॉट लिस्टेड इन एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का देश है ही नहीं, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। और इसके अलावा है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, फिलीपींस जो है ना उसकी जो राजधानी है मनीला, वह किस आइलैंड पर है? आपका लुजोन आइलैंड पर है। उस फिलीपींस द्वीप समूह के पास दुनिया का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच, या आपका चैलेंजर गर्त डियर, उसको याद रखिएगा, वह उसी ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। मेरियाना ट्रेंच का लीजिए या चैलेंजर गर्त, या मेरियाना ट्रेंच या गर्त वही गड्ढा आपका। तो दुनिया में आपका पूरे विश्व में 11,033 या 34 मीटर गहरा है मेरियाना ट्रेंच। ये समुंदर का सबसे गहरा स्थान किस महासागर में है? तो बताइएगा, प्रशांत महासागर में है। ये फिलीपींस वाला हिस्सा जो है ना, ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है।
तो फिलीपींस द्वीप समूह के पास दुनिया का सबसे गहरा स्थान है कौन? मेरियाना ट्रेंच, जो आपका जिसकी गहराई है 11,033 मीटर या 34 मीटर, यानी यूं कहिए यहाँ से लेकर के छठियाओं का जो एक्सप्रेसवे बना है, अब समझिए उतना दूर समुद्र के अंदर। सोचिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा जाने में, 10 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएगा छठियाओं एक अच्छी स्पीड से। उतनी स्पीड से अगर जमीन के अंदर जाते रहेंगे तब मेरियाना ट्रेंच की एकदम पेदी में पहुंचेंगे। तो कितना गहरा स्थान है डियर, बहुत गहरा स्थान है। आप सोच लीजिए कितना गहरा है। तो पूरे विश्व में सबसे गहरा यही है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास ये आता है, तो आप याद रखिएगा डियर आपका। इसके अलावा डियर आपका और आगे बढ़ेंगे, एक आपका तिमोर लिस्ट के बारे में कभी कभी पूछता है। तो मित्रों तिमोर लिस्ट की राजधानी मैंने बताया था दिल्ली, यानी दिलियम, यानी दिल्ली नहीं दिलियम। एक बार डियर आपका ऐसे पूछ किया गया था, ऐसे परीक्षा में पूछा था दिल्ली किस देश की राजधानी। अब पहला ऑप्शन दिया था भारत, और लड़के सब तुरंत उसको ट्रिक मार दिए और कहे प्रिंटिंग फॉल्ट, एगो आधा लॉ छोड़ गया है डियर, सब कहने लगे, जबकि डियर वो फॉल्ट नहीं था, निचवा एगो दूसरा ऑप्शन लिखा था डियर तिमोर लिस्ट। तो वह तिमोर लिस्ट की राजधानी है दिल्ली। आप याद रखिएगा, आप मत बताइएगा प्रिंटिंग फॉल्ट। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट मित्रों पहले उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अब पुर्तगालियों से आजाद हुआ तो इंडोनेशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। बड़े मुश्किल से इंडोनेशिया से वह आजाद हुआ, तो अब इंडोनेशिया उसको जो है, लेकिन मित्रों एक बात इसमें आपको विरोधाभास है, जान लीजिएगा। ये जो तिमोर लिस्ट है वो आसियान में नहीं आता है। एशिया की बात मत करिएगा, एशिया में ही आता है, मगर आसियान का हिस्सा नहीं। आसियान का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि आसियान का सदस्य है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से उसका लड़ाई चलता है, उसका विवाद चलता है तिमोर लिस्ट का, क्योंकि हाल ही में इंडोनेशिया से वो आजाद हुआ है। तो इसलिए इंडोनेशिया कहता है कि अगर आप तिमोर लिस्ट को शामिल करेंगे तो आसियान से हम बाहर हो जाएंगे। इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है डियर, इतना वहां पर आप सोचिए पाम ऑयल आपके यहाँ जितना भी बैल कोलू और ये सब आपका तमाम मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का ये सब बैल कोलू और तमाम आपका जो तेल हैं, या जितने भी आपका इस तरह का खाद्य तेल आते हैं बाजारों में, उसमें मोस्टली जो है ना डियर आपका पाम ऑयल से बने होते हैं। तो इसलिए वो पाम ऑयल की सप्लाई आपका देता है इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्शन देता है, ऐसे खनिज देता है। तो एक बड़ा देश है, एक छोटा देश है। तो छोटे देश को इसीलिए लोग आपका उतना प्रायोरिटी नहीं दिए। कितना बड़ा देश अगर आसियान से कटता है तो आसियान वीक होगा, कमजोर होगा। इसलिए चलिए, तो इसलिए आपका तिमोर लिस्ट आसियान का हिस्सा नहीं। लेकिन आपसे पूछेगा क्या तिमोर लिस्ट एशिया में आता है, तो बताइएगा यस। और मित्रों तिमोर लिस्ट को खाली आपका इंडोनेशिया एक देश का दर्जा नहीं देता है, नहीं तो मित्रों वास्तव में ये तिमोर लिस्ट एक प्रकार का देश है, एक प्रकार का देश है जिसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। मित्रों एक बात और करेंगे आपसे कि ये आपका कहने का मतलब आपके मन में होगा कि कोई अगर किसी देश को एक देश का मान्यता अगर न दे तो क्या होगा। मान लीजिए आपका ये जो चाइना है, वह चाइना ताइवान को एक देश नहीं मानता है। तो इसका मतलब अगर देश नहीं मानेगा तो ये ताइवान का दूतावास न चाइना में खुल सकता है, न चाइना का दूतावास ताइवान में खुल सकता है। तो जब दूतावास नहीं खुलेगा तो उस देश से कोई भी आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, न तो अपना सामान वहां बेच पाएंगे, न वहां का सामान यहाँ जा पाएगा।
तो मित्रों किसी भी देश को आप अगर देश मानेंगे तभी आप जो है वहां पर अपना दूतावास खोलेंगे, और दूतावास जब खोल लेंगे तो आपके देश के तमाम नागरिक वहां जाएंगे, वहां नौकरी करेंगे, और मित्रों नौकरी करेंगे तो आपको पता है खड़ा नोट भेजेंगे आपका, समझ रहे हैं हट के। तो ये बात आप जानते ही हैं। आप देखिए हर जो अरबी कंट्री है वहां पर भारत का हर जगह दूतावास है। देखा होगा विदेश में कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है तो दूतावास ही उसको मदद करता है, वहां से और कोई व्यक्ति नहीं है। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उस कंट्री में, जैसे आप सऊदी अरब में चले गए और वहां फंस गए किसी कारणवश, तो अगर किसी तरह से आप दूतावास पर पहुंच जाएंगे ना अपने देश के, तो आपको वहां राजदूत बैठा होता हमारे देश का, फिर आपको तुरंत आपका सब कुछ चीजें आपका मुहैया करा करके वहां से अपने देश को, अपने वतन को आपको भेज देगा। तो दूतावास बहुत बड़ा काम करता है मित्रों। आपका कॉमन भाषा में आप सुनिए, दूतावास उसको राजदूत बोलते हैं। राजदूत माने राजा का दूत। तो उस जिस देश में आपका रहेगा उस देश का भी दूतावास आप में रहता है। किसी भी कंट्री का दूतावास, यदि उस कंट्री में आपका दूतावास है आपके कंट्री का, तो उस कंट्री का भी दूतावास आपके देश में होगा मित्रों। और दूतावास की सुरक्षा मुहैया कराना ये भारत सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मित्रों आपका दिल्ली में आप जाएंगे, कभी आप घूमिएगा, एक रोड है वहां पर किनारे किनारे पूरी दुनिया के सभी देशों का दूतावास है। जितना भी विश्व में कंट्री है उसका दूतावास वहीं पर है डियर। सब आपका दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको सब मिलेगा जो आपको देखने को मिलता है। तो डियर आप इस बात को जानिएगा कि ये आपका क्या नाम है, तिमोर लेस्टे एक देश है और उस देश को आपका डियर एशिया में है लेकिन आसियान का हिस्सा में शामिल नहीं होता, इसीलिए इसी को उठा के पूछेगा। अब जानते हैं जब भी कभी प्रश्न करेगा कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, अगला उसी में डाल दिया इसी को। और ये आपका एशिया में है और आसियान का हिस्सा नहीं, ये आसियान का सदस्य नहीं। ये चीजें आप बढ़िया से तैयार करेंगे तो जितना भी देशों का समूह है इस पर भी आपको एक प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी होती है, जो कि हम यहाँ पर मैप पढ़ाते हुए वो सारे मेंबर्स और सब कुछ आपका बताते हुए एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट आपका देने की कोशिश करेंगे। मित्रों अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है डियर आपका हम आपको यूरोप पढ़ा रहे थे। अब यूरोप में देखिए हमने आपको बताया था नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनके बारे में मैंने आपसे यही बताया था कि यहाँ पर एक पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ये आपका स्कैंडिनेवियाई पर्वत जिन 3 देशों में फैला हुआ है वह है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे की जो राजधानी है, और नॉर्वे जो है ना डियर आपका एकदम ऊपरी सिरे पर देश आता है, एकदम टॉप पर, उत्तरी गोलार्ध के एकदम टॉप पर देश है आपका कौन, नॉर्वे। इसीलिए यहाँ पर मध्य रात्रि को ही सूर्य दिखाई देने लगता है 21 जून या जून के महीने में। तो जून के महीने में 21 जून को यहाँ मध्य रात्रि में ही सूर्य दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे को मिडनाइट कंट्री कहा जाता है। और दूसरी चीज है कि नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वो आपका दुनिया में पहली बार शांति की पेशकश किया था। कहा आपका कि दुनिया में आपका शांति का भी नोबेल बंटना चाहिए, दुनिया में लोग शांति कैसे होगी। तब उसकी बात, उसका शांति की पैरवी करने के कारण ये प्रत्येक वर्ष शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह ओस्लो से ही वितरित किया जाता है। और जबकि उसके बगल में है स्वीडन। और डियर आपको एक प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ एक लोकपाल का पद होता है, यानी क्राइम यानी कानून। डियर ये जो एक हमारे यहाँ पद है क्राइम को पकड़ने के लिए लोकपाल, ओम्बड्समैन आपका यानी लोकपाल का जो पद है हमारे यहाँ, वह किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो आप बताइएगा स्वीडन के संविधान से लिया गया। भारत में क्राइम को पकड़ने के लिए लोकपाल का जो पद है, यानी ओम्बड्समैन यानी लोकपाल, ओम्बड्समैन यानी लोकपाल का पद, वह पूछता है कि किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप बताइएगा स्वीडन। या तो स्वीडन अगर नहीं दिया होगा तो वहां पर एक्स-स्कैंडिनेवियाई देश लिख देता है। तो आप जानते हैं एक्स-स्कैंडिनेवियाई देश के ग्रुप में तीनों देश आते हैं, तो इसमें आपका अगर कंट्री का नाम नहीं देगा तो एक्स-स्कैंडिनेवियाई ग्रुप के नाम से अगर रहेगा तो उसको भी आप ट्रिक कर सकते हैं। और मित्रों, एक जो शांति का नोबेल हो गया, तो 5 जो क्षेत्र बचे हैं उनका पुरस्कार जो है यह आपका स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, वहां से बढ़ता है डेढ़। हर साल आपका स्टॉकहोम से वितरित किया जाता है कौन सा पुरस्कार डियर। पांचों जो शांति के अलावा जो 5 बच गए हैं उनका वितरण किया जाता है। अब उसके बगल में आपका देखेंगे यहाँ पर रसिया से सटा हुआ एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड आपका रसिया से सटा हुआ देश है और इसकी जो राजधानी है वह आपका हेलसिंकी है। हेलसिंकी देखिएगा डियर, ये आपका रसिया की इसकी क्या नाम है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। एकदम नीचे है डियर ये फिनलैंड की खाड़ी। देखिए चूंकि फिनलैंड देश है उसके नीचे का समुंदर, तो जिस कंट्री के पास रहता है तो कॉमनली उसके नाम से इसको नॉमिनेट करते हैं। तो फिनलैंड की जो खाड़ी है वह फिनलैंड देश के नीचे, और वहीं पर हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। और फिनलैंड के निचले सिरे में इतना न झील है डियर, इसलिए दुनिया में यह एक देश ऐसा है जिसको झीलों का देश कहते हैं। मित्रों, झीलों का देश जो है अगर जब भी पूछता है तो आप बताइएगा क्या आपका फिनलैंड। और फिनलैंड पर रसिया का कब्जा था। किसका कब्जा था? रसिया का। रूस ने इसको कब्जा किया, ये रूस का गुलाम था। बाद में मित्रों आजाद हुआ। आजाद कब हुआ? 1917 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1917 में। तो मित्रों ये जो आजाद हुआ है 1917 में, इससे पहले ये गुलाम था किसका? रूस का गुलाम था। इसलिए आपका फिनलैंड और रूस के बीच की जो सीमा रेखा है उसको डियर आपका लिख लीजिएगा मैनरहीन रेखा कहते हैं। मैनरहीन रेखा आपका किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो फिनलैंड और रसिया के बीच की सीमा रेखा को मैनरहीन रेखा कहते हैं। मैनरहीन रेखा। और आप जान लीजिएगा फिनलैंड जो है वह गुलाम किस कंट्री का था? तो रूस का था। 1917 में आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जब आजाद हुआ तो उसके बीच की सीमा रेखा का नाम दिया गया मैनरहीन रेखा। कई एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो जिन 2 देशों के बीच में है वह फिनलैंड और रूस के बीच का है डियर। थैंक यू। जय हिंद।